नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, जिसमें दोस्तों हम चर्चा करेंगे आज इतिहास के बारे में। और ये चर्चा होगी दोस्तों मेवाड़ के इतिहास के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरी ओर से सभी को नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब हम राजस्थान के इतिहास की बात करें दोस्तों, और राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास में दोस्तों, जब हम इतिहास में मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास की बात ना करें तो इतिहास की बात कुछ अधूरी सी लगती है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले शुरू करते हैं मेवाड़ के इतिहास के बारे में। एक बार बता दीजिए दोस्तों, आवाज प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है? कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों, आवाज प्रॉपर आ रही है क्या अभी? तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेशन मेवाड़ के इतिहास के बारे में। देखिए दोस्तों, पहले मैं बता देता हूं ये सेशन किन स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, आरएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा आरपीएससी के द्वारा आपका एससीएफ का पेपर ले लो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड के पटवार, पुलिस, कोई सा भी पेपर ले लो, राजस्थान के राज्य स्तरीय जितने भी पेपर हैं उन सभी पेपर की दृष्टि से ये सेशन काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम सबसे पहले मेवाड़ के इतिहास के बारे में। तो मेवाड़ के इतिहास में देखिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं मध्यकालीन इतिहास से पहले इसको किस प्राचीन नामों से इस रियासत को जाना जाता था, या फिर मेवाड़ रियासत में जिस वंश की स्थापना हुई थी, ये वंश वास्तविक रूप से किस वंश से संबंधित है, या फिर कहां से इस वंश की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से ये मेवाड़ रियासत के अंदर अपने वंश या साम्राज्य की स्थापना करने में कामयाब रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेवाड़ रियासत की बात करें तो नक्शे के रूप में देखिए, यहाँ पर हमारा राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और ये उदयपुर, ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, इसको सम्मिलित रूप से कहा जाता है मेवाड़ रियासत। अब देखते हैं, सबसे पहले हमारे जो मेवाड़ है उसके चार प्राचीन नाम के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, हम भारत ही नहीं विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे प्राचीन जहां पर वंश की स्थापना की थी वो एक है हमारा मेवाड़ का गोइल वंश, जहां पर वंश की स्थापना हुई थी। इसलिए दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाता है? प्राचीनतम रियासत के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सी जनजाति थी दोस्तों? मेव जनजाति रहती थी। तो मेव जनजाति को दोस्तों संस्कृत में कहा जाता है मेद। संस्कृत में मेव जनजाति को कहा जाता है मेद, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम पड़ गया दोस्तों मेदपाट। पाट का मतलब होता है दोस्तों रक्षित क्षेत्र, तो मेदपाट का मतलब है मेद जाति से रक्षित क्षेत्र। इसके बाद में दोस्तों मेद को ही हम बात करें हिंदी में तो इसको कहा जाता है दोस्तों प्राग, और प्रागवाट का मतलब होता है दोस्तों वापस मेव जनजाति से रक्षित क्षेत्र। इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास मेवाड़ रियासत के अभी तक हमने तीन प्राचीन नामों के बारे में चर्चा की है। प्राचीनतम रियासत, क्योंकि इसको प्राचीनतम रियासत इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि प्राचीनतम रियासत विश्व में जितने भी हमारे वंशों की स्थापना की गई थी उसमें से एक है हमारा गोइल वंश, जिसकी वजह से इसको प्राचीनतम रियासत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में मेदपाट, उसके बाद में प्रागवाट, और अब हम चौथे नाम की बात करें सिवी जनपद। देखिए दोस्तों, जनपद काल की बात करें हम या फिर महाभारत काल की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ के आसपास का जो क्षेत्र था इसे दोस्तों कहा जाता था सिवी जनपद, जिसकी जो दोस्तों राजधानी थी वो कौन सी थी? नगरी इसकी राजधानी थी। मध्यमिका इसका प्राचीन नाम और सुनने में आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मेवाड़ रियासत है उसके हमारे पास चार प्राचीन नाम आगे जिसकी हमने चर्चा की थी। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर वंश का जो संबंध है, अलग अलग इतिहासकार या विद्वान इनके वंश का संबंध कहां से बताते हैं। तो उत्पत्ति या स्थापना की बात करें दोस्तों, इसके संबंध में हमारे पास दो मत आते हैं। एक तो हमारे प्रसिद्ध राजस्थान के जो इतिहासकार के रूप में जाना जाता है कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबे के रूप में भी इनको जाना जाता है। दूसरे हमारे इतिहासकार है दोस्तों अबुल फजल। इन दोनों ने जो मेवाड़ के गोइल वंश है इनकी उत्पत्ति के संबंध में दो अलग अलग मत बताए हैं। तो सबसे पहले बात करें अबुल फजल की, तो दोस्तों अबुल फजल का कहना है कि जो मेवाड़ के गोइल वंश है उनकी वास्तविक उत्पत्ति है विदेशियों से संबंधित बताते हैं, और ईरान के एक वंश था दोस्तों नौशेका आदिल का जो वंश था उनकी संतान के रूप में इनको बताते हैं।
वहीं कर्नल जेम्स टोड की बात करें दोस्तों तो इनके द्वारा माना गया है कि गुजरात में एक शिलादित्य नामक शासक हुए थे। उन्हीं शिलादित्य के जो शासक है बाद में आकर कहां बस गए दोस्तों, मेवाड़ में बस गए और यहाँ पर गोइल वंश की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास मेवाड़ रियासत से संबंधित दो मत आते हैं इनकी उत्पत्ति के संबंध में। पहला मत है अबुल फजल का, जो ये बताते हैं ईरान से इनकी उत्पत्ति हुई है। वहीं दूसरा कर्नल जेम्स टोड के अनुसार माना जाता है दोस्तों इनकी उत्पत्ति गुजरात के शिलादित्य के वंशज से हुई है। तो दोस्तों अब जो शिलादित्य के वंशज है इनके बारे में हम थोड़ा सा डीपली और देखते हैं किस प्रकार से शिलादित्य यहाँ पर अपने वंश की स्थापना करते हैं और वास्तविक रूप से शिलादित्य वो कहां से आते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम इतिहास की स्रोतों की बात करें दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड के अलावा जब मेवाड़ के इतिहास की बात करें जो प्रसिद्ध स्रोत है हमारे पास वीर विनोद, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई है दोस्तों, कवि राजा श्यामल दास के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है। इसके अनुसार दोस्तों मेवाड़ के संपूर्ण इतिहास के बारे में जाना जा सकता है। इतिहास, मेवाड़ के इतिहास का जो कोई ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है वो माना जाता है कवि श्यामल दास की जो पुस्तक है दोस्तों वीर विनोद। आगे हम और इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। काफी जगह पर हम वीर विनोद के अनुसार इतिहास है मेवाड़ की उसकी चर्चा करेंगे। क्या इनके अनुसार अलग अलग स्थानों पर प्रशस्तियों के बारे में, किस प्रकार से शासकों के बारे में इसमें टिप्पणियां की हुई है। अब देखिए दोस्तों हम इसके वंश के बारे में बात करें, शिलादित्य किस प्रकार से वास्तव में गुजरात से आए थे। पहले वास्तविक रूप से इनका जो मूल स्थान है वो कहां पर इसका माना जाता है। तो देखिए दोस्तों हमारा ये जो अयोध्या वाला स्थान है, तो अयोध्या वाले स्थान पर एक शासक हुए थे दोस्तों जिनका नाम है व्यूहस्वान। व्यूहस्वान नामक एक व्यक्ति था जिनका शासन कहां था दोस्तों, अयोध्या वाले क्षेत्र में इनका शासन था। वास्तविक रूप से व्यू का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है सूर्य। सूर्य इसका मतलब होता है, इसलिए इनके वंश के जितने भी शासक हुए दोस्तों उनको क्या बोला जाता है, सूर्य वंशी बोला जाता है। दोस्तों कुछ समय बाद में इन्हीं के वंशज हुए थे राजा दशरथ, जिनके वंशज हुए थे श्री राम, और इनके वंशज हुए थे दोस्तों कुश। तो इस प्रकार के इनका वंश आगे बढ़ता रहा। तो इनके जितने भी वंशज हुए थे दोस्तों उन सभी को क्या बोला जाता है, सूर्य वंशी के नाम से इनको जाना गया। अब देखिए दोस्तों इसी प्रकार से कुश के बताए जाते हैं हमारे पास। इनके वंश के आगे 108वें वंशज हुए थे दोस्तों जिनका नाम बताया जाता है दोस्तों हमारे पास विजय भूप। कुश के 108वें वंशज हुए थे दोस्तों। आपको यहाँ पर याद नहीं रखना कुश के कौन से वंशज हुए, आपको सीधा याद रखना है विजय भूप के द्वारा वास्तविक रूप से अयोध्या से जो राजधानी है वो स्थानांतरित करके कहां पर स्थापित की गई थी। वास्तविक रूप से ये याद रखना, मैं तो आपको ऐसे ही बता रहा हूं डिटेल्स में किस प्रकार से कुश से विजय भूप का आगमन होता है। तो कुश से उनके 108वें वंशज हुए थे दोस्तों विजय भूप, जिनके द्वारा अपनी जो राजधानी थी, वास्तविक राजधानी थी, वो अयोध्या से स्थानांतरित करके वल्लभी में स्थापित कर दी थी। तो वास्तविक रूप से अब देखिए दोस्तों जो वल्लभी है वो कहां पर है, तो गुजरात वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, गुजरात के सौराष्ट्र वाला और ये जो क्षेत्र है जूनागढ़ वाला, इसके उत्तरी भाग है, वहां पर दोस्तों एक रियासत या एक जगह हुई थी जिसका नाम था वल्लभी। तो इसके द्वारा यहाँ पर अपने साम्राज्य की स्थापना करते हैं और यहाँ पर अपनी राजधानी के रूप में स्थापित करते हैं। इसके बाद में दोस्तों इन्हीं के एक छठे वंशज हुए थे शिलादित्य। बाद में इनका जो वास्तविक रूप से दोस्तों शासन कार्य है वो कहां पर चलता है, वल्लभी से ही इनका शासन कार्य चलता है। ध्यान से समझिए दोस्तों, यहां से ही जो वास्तविक रूप से जो मेवाड़ का गोइल वंश है वहीं से ही उठ के कहां से आता है, मेवाड़ में अपने नए वंश से गोइलादित्य के द्वारा गोइल वंश की स्थापना की जाती है। तो देखिए यहाँ पर आए थे शिलादित्य, जो कौन थे दोस्तों, विजय भूप के छठे वंशज हुए थे शिलादित्य। अब दोस्तों इनकी जो पत्नी थी वो हमारे राजस्थान के आबू है, आबू की परमार राजकुमारी थी। इनके साथ इनका विवाह हो जाता है परमार राजकुमारी, जिनका नाम क्या है दोस्तों, पुष्पवती। इनके साथ इनका विवाह हो जाता है। अब देखिए दोस्तों शिलादित्य की जो पत्नी है या फिर यूं बोले रानी है, इनके लगातार दोस्तों 6 क्या होती है, पुत्रियां होती है। हम बात करें मध्यकालीन या फिर राजवंश की बात करें तो इसके अंदर दोस्तों पुत्री का ज्यादा स्थान नहीं होता था। हमेशा राज कार्य या वंश को आगे बढ़ाने में ज्यादा जो महत्व होता था दोस्तों किसका होता था, पुत्र का होता था। मतलब जो भी रानी थी उसका वास्तविक जो पर्पस था वो क्या था, पुत्र या संतान उत्पत्ति करे और वंश को आगे बढ़ाए। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या प्रॉब्लम हुई थी,
पुष्पवती के लगातार 6 पुत्रियां होती है, राजकुमारियां होती है। तो इनके पुत्र नहीं होने की वजह से दोस्तों ये क्या करती है, पुष्पवती वहां से अपने पियर कहां पे आ जाती है, आबू आ जाती है। और दोस्तों राजस्थान के कल्चर में हम पढ़ेंगे, आबू में एक अर्बुद माता का मंदिर है। कौन सी माता का मंदिर है दोस्तों, अर्बुद माता का मंदिर है, जिसे हम दोस्तों राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से जानते हैं। वहां राजस्थान की वैष्णो देवी के रूप में दोस्तों अर्बुद माता को जानते हैं। वहीं हम पश्चिमी राजस्थान की जो वैष्णो देवी है उसके रूप में तन्नोट माता को जानते हैं। ये अलग अलग जगह पर मैं और आगे बढ़ूंगा दोस्तों। मेवाड़ के पूरे इतिहास या फिर हम बात करें कल्चर की बात करेंगे आगे, उसमें हम और पढ़ेंगे जब लोक देवी देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप समझिए दोस्तों, पुष्पवती है वो यहाँ से जाती है कहां पर, आबू चली जाती है। और आबू जाके अर्बुद माता से क्या करती है दोस्तों, प्रार्थना करती है कि हे माता मुझे किसकी प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो। दोस्तों इसी दरमियान क्या होता है, पीछे से जो शिलादित्य शासक है वल्लभी पर आक्रमण हो जाता है, किसका, अरबों का। दोस्तों ये आक्रमण होता है 724 में होता है, गलती से यहाँ पर 34 प्रिंट है दोस्तों। 724 के अंदर है ना इन पर आक्रमण होता है। और आक्रमण होने के बाद दोस्तों शिलादित्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो वल्लभी के जो शासक है उन शासक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। संपूर्ण यहाँ पर जो वंश था वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, इसकी पत्नी थी पुष्पवती, वो क्या थी, गर्भवती थी, लेकिन वो कहां पर थी, आबू में थी, इसलिए वो क्या होती है, बच जाती है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। अब देखिए दोस्तों, गर्भवती होती है उस समय क्या होता है, यहाँ पर इसके पति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब प्राचीन हम इतिहास की बात करें दोस्तों, यहाँ पर एक विडंबना रही है कि अगर किसी भी रानी का पति, उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो उसको क्या करना पड़ता था, सती होना पड़ता था, पति के साथ सती होती थी। लेकिन दोस्तों इसमें 3 शर्तें विशेष रूप से थी। इसमें 3 अलग अलग शर्तें क्या थी उसके बारे में जानिए। यहाँ की 3 शर्तें हैं दोस्तों, अगर कोई भी रानी, उसका पति मर जाता है तो उसके साथ क्या होगी दोस्तों, सती होगी। लेकिन 2 और कंडीशन है इसकी। वो राजपूत परंपराएं क्या थी दोस्तों, अगर किसी की रानी गर्भवती है तो वो सती नहीं होगी। अब तीसरी शर्त इसमें और थी दोस्तों, जो राजपूत रियासतें थी या फिर राजपूत परंपराएं बोले हम, तो उसमें तीसरी कंडीशन थी, अगर किसी भी रानी का पति मर जाता है या मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो क्या होगी दोस्तों, गर्भवती है तो सती नहीं होगी। और तीसरी कंडीशन है दोस्तों, वो पीहर अर्थात अपने पिता के घर पर भी नहीं रह सकती। अब देखिए दोस्तों, गर्भवती है इसलिए सती तो नहीं हो सकती, दूसरी कंडीशन को पालन नहीं कर सकती। तीसरी कंडीशन है दोस्तों, वो क्या करेगी, अपने पति की हत्या के बाद में या मृत्यु के बाद में अपने पिता के घर या फिर हम बात करें आबू में भी नहीं रह सकती। तो दोस्तों अब देखिए क्या करती है वो, हमारे आबू और यहाँ नीचे रहता है वल्लभी, इन दोनों के बीच में दोस्तों एक एक नीच जगह रहती है, एक एक दूसरी जगह होती है जिसका नाम है दोस्तों वीरनगर। क्या नाम है दोस्तों, वीरनगर नामक एक स्थान है जहां पर पुष्पवती आती है और यहाँ पर एक कमलावती नामक ब्राह्मणी रहती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और समस्या है, जो ये कमलावती है वो भी एक क्या है दोस्तों, इनके संतान नहीं होती है। तो इसकी वजह से देखिए दोस्तों, ये पुष्पवती है वो वीरनगर में रहती है, कमलावती के पास रहती है, और यहाँ रहकर ही इन्होंने पुत्र को जन्म दिया या संतान की इनको उत्पत्ति होती है। अब देखिए दोस्तों, जैसे इनको संतान की उत्पत्ति होती है तो पुष्पवती है यहाँ पर अपने पति है शिलादित्य के नाम से वो क्या हो जाती है, सती हो जाती है। लेकिन अपने पुत्र का जो दायित्व है वो किसको सौंपती है दोस्तों, ये कमलावती है, इसको अपने पुत्र का जो दायित्व है वो सौंप के सती हो जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों समस्या हो जाती है कि कमलावती, सबको पता है जो ब्राह्मणी है इनकी कोई भी संतान नहीं है, तो ये किस प्रकार से अरबों से इसकी रक्षा करेगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये अरबों से रक्षा करने के लिए क्या करती है दोस्तों, एक गुफा का निर्माण करती है और उस गुफा के अंदर क्या करती है, इस पुत्र का पालन पोषण करती है, जिसकी वजह से इस पुत्र का नाम क्या हो जाता है दोस्तों, गुफा की वजह से गुहिल नाम रख दिया जाता है। अब इसी प्रकार से दोस्तों देखिए 566 ईस्वी में जब यही पुत्र बड़ा हो जाता है तो बड़ा होकर आसपास के क्षेत्र में जो मेवाड़ के भील है उन भीलों को संगठित करके भील वंश की स्थापना करता है। दोस्तों इनके द्वारा भीलों के साथ संधि की जाती है,
भीलों को संगठित करके भीलों को बोला जाता है कि देखिए सुनिए, मैं एक वंश की स्थापना कर रहा हूं या फिर मैं यहाँ का राजा था, तो आप मुझे सहयोग कीजिए, इसके बदले में मैं भी आपको सहयोग करूंगा। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि गुहिल जो शासक है, गुहिल और उसके वंशज भील और भीलों के वंशज से कर नहीं वसूल करेंगे। दोस्तों मध्यकालीन इतिहास में हम भू राजस्व की बात करें तो भू राजस्व एक बड़ा कर रहता था, लैंड रेवेन्यू जो है वो बहुत बड़ा रहता था। तो इनके द्वारा दोनों के बीच में एक संधि हो जाती है कि आप भील सभी संगठित होकर मेरे को सहयोग करो और इसके बदले मेरे वंशज आप और आपके वंशज से क्या नहीं वसूल करेंगे दोस्तों, कर वसूल नहीं करेंगे। इस प्रकार से ये दोनों संगठित होते हैं। संगठित होकर 566 में यहाँ पर मेवाड़ के आसपास का जो भीलों का जो क्षेत्र है दोस्तों, वहां पर क्या करते हैं, ये गोइल वंश की स्थापना करते हैं और ये स्थापना होती है दोस्तों 566 ईस्वी में हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बात की थी, बिरबल नामक एक व्यक्ति है जो अयोध्या में इसका शासन था। इसके वंशज होने की वजह से जो मेवाड़ के वंशज है उनको भी वास्तविक रूप से क्या बोला जाता है, सूर्यवंशी हिंदू शासकों के रूप में इनको जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, कुछ इतिहासकार जो मेवाड़ के गुइल वंश है इनकी अलग अलग शाखाओं के बारे में बताते हैं। जैसे हम बात करें मेवाड़ में, फिर बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, कुंभलगढ़ में, इस प्रकार से हम नेपाल में भी बात करें तो आसपास के जितने भी क्षेत्र थे यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में गुइल वंश का क्या था दोस्तों, शासन था। तो इस प्रकार से बताया जाता है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि गुइल वंश की जो टोटल शाखाएं थी दोस्तों वो कितनी थी, 24 शाखाएं थी। उन 24 शाखाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय या प्रभावी जो शासक हुए थे वो हुए थे मेवाड़ के। इसलिए मेवाड़ का जो गुइल वंश है उसको सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, इतिहास में मैं बात की थी, मेवाड़ के इतिहास की किसी भी स्रोत की बात करें तो कवि राजा श्यामल दास का एक अलग ही महत्व है। तो इनके अनुसार दोस्तों बताया जाता है, इनकी पुस्तक वीर विनोद में बताया गया है कि इनके जो वंशज है दोस्तों वो इनकी जो शाखाएं है दोस्तों कुल कितनी है, इनकी 36 शाखाएं बताई गई है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें विश्व के सबसे दीर्घकालीन जो वंश चला था वो कौन सा चला था, गुइल वंश से विश्व के जितने भी वंशों की स्थापना हुई थी उसमें सबसे प्राचीन में से भी एक है और सबसे ज्यादा लंबे समय तक जिस वंश का शासन रहा था वो वंश कौन सा दोस्तों, गुइल वंश रहा है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इन शासकों जो भी गुइल वंश के शासक हुए थे उन्होंने एक उपाधि धारण की थी जिसे कहा जाता है हिंदुआ सूरज। अब हम इनके राज चिन्हों की बात करें, देखिए दोस्तों जितने भी हमारे पास राजवंश हुए हैं, राजवंशों से संबंधित जितने भी हमारे पास चीजें हुई है, अलग अलग जो भी प्रतीक है उन पर क्या है, एक लाइन अंकित की जाती थी जो उनका क्या होता दोस्तों, वंश या रियासत का क्या होता था, प्रतीक चिन्ह होता था। तो दोस्तों यहाँ पर हम मेवाड़ रियासत के राज्य चिन्ह या प्रतीक चिन्ह की बात करें तो क्या था, जो दृढ़ राखे धर्म को तिये राखे करतार। तो दोस्तों यहाँ के जितने भी तलवार होती थी, भाले होते थे या फिर ऑफिशियल जितने भी लेटर होते थे उन लेटर पर क्या लिखा जाता था दोस्तों, ये लाइन अंकित होती थी। इसके बाद में देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर जो शासक था वो गुइल है, उसके द्वारा वंश की स्थापना कर दी जाती है, भीलों के साथ इनकी संधि हो जाती है, काफी अच्छे से 7-8 शासक अगले आते हैं, अच्छे से यहाँ पर शासन चलता है। लेकिन कुछ समय बाद में दोस्तों यहाँ पर लगभग 9वीं और 10वीं शताब्दी के आसपास एक प्रतापी शासक हुआ था जिनका नाम है महेंद्र द्वितीय। दोस्तों महेंद्र द्वितीय ने क्या किया था, अपने पूर्वजों के द्वारा हम बात करें गुइल के द्वारा जो संधि की गई थी या फिर जो बात की गई थी कि हम भीलों पर कभी भी कर आरोपित नहीं करेंगे, उनके साथ कभी भी उनके वंशज से कर नहीं वसूल किया जाएगा। लेकिन महेंद्र सेकंड जैसे ही शासक बनते हैं दोस्तों, इनके द्वारा भीलों पर क्या किया जाता है, अत्याचार किए जाते हैं। तो भील इनके द्वारा बताया जाता है कि देखिए आपके वंशज और हमारे वंशज के बीच में इस प्रकार का एग्रीमेंट हुआ है और हमसे कर वसूल ना करें। लेकिन महेंद्र द्वितीय इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो देखिए दोस्तों इसका परिणाम क्या होता है कि इनका परिणाम यह होता है दोस्तों, भील द्वारा संगठित होकर इनकी क्या कर दी जाती है दोस्तों, हत्या कर दी जाती है। 727 ईस्वी के आसपास इनकी दोस्तों हत्या कर दी जाती है। अब हम बात करें कि इनकी हत्या की गई थी, इसका इतिहास में इसका कौन सा स्रोत है,
जिससे पता चलता है कि इनकी हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों हमारे पास आहड़, उदयपुर की एक जगह है आहड़, जहां पर एक प्रशस्ति है आठपुर प्रशस्ति या फिर आगाटपुर प्रशस्ति के नाम से इसको जाना जाता है। 977 ईस्वी या 10वीं शताब्दी के आसपास की दोस्तों ये प्रशस्ति है, जिसमें दोस्तों जानकारी मिलती है कि भील द्वारा संगठित होकर 727 ईस्वी के आसपास इनकी क्या की जाती है दोस्तों, हत्या कर दी जाती है। इसके बाद में दोस्तों इसी प्रशस्ति में हमारे पास कुछ अन्य शासक है मेवाड़ के, उनके शासकों के नाम मिलते हैं दोस्तों, नाग और भोज। देखिए दोस्तों पुलिस पटवार या फिर हम दूसरी एग्जाम की बात करें तो इन एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है आठपुर प्रशस्ति कब की है या फिर आठपुर प्रशस्ति किस रियासत से संबंधित है। तो आपको सीधा सा आंसर देना है 977 ईस्वी की ये प्रशस्ति है और ये कहां से संबंध रखती है दोस्तों, मेवाड़ रियासत से ये संबंध रखती है। दोस्तों आज तो हम डिस्कस कर रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। इसी सीरीज में दोस्तों हम आगे भी मेवाड़ के इतिहास के बाद में राजस्थान की विभिन्न रियासतों का इतिहास चर्चा करेंगे और हमारा शेड्यूल रहेगा दोस्तों, सोमवार से शनिवार को हम इतिहास की चर्चा करेंगे और हर संडे को, अगले संडे से हम दोस्तों जितना कुछ हम 7-6 दिनों में पढ़ेंगे उन 6 दिनों का जो रिवाइज है वो करेंगे या फिर इसका मॉक टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करेंगे। आगे देखिए दोस्तों महेंद्र सेकंड के बाद में दोस्तों इनकी हत्या करने के बाद में इनका जो पुत्र होता है बप्पा रावल, ये दोस्तों यहाँ से भाग के चले जाते हैं चित्तौड़। कहाँ चले जाते हैं दोस्तों, यहाँ से भाग के कहाँ चले जाते हैं, चित्तौड़ चले जाते हैं। और चित्तौड़ जाके वहां पर देखिए दोस्तों इनके कुछ इतिहास की और बातों के बारे में चर्चा करते हैं। क्या इनका वास्तविक नाम था, किस प्रकार से इनका इतिहास में महत्व रहता है। दोस्तों वास्तविक रूप में हम देखें तो वास्तविक जो वंश की स्थापना करते हैं वो या फिर वास्तविक जो प्रतापी शासक हुए थे पहले वो है बप्पा रावल। तो दोस्तों इनका ऐतिहासिक स्रोत में जो वास्तविक नाम मिलता है वो क्या मिलता है, काल भोज। इनका वास्तविक नाम मिलता है दोस्तों हमें काल भोज। इनके समय पर दोस्तों क्या होता है, जैसे ही ये महेंद्र द्वितीय की हत्या हो जाती है भीलों के द्वारा तो ये वहां से भागकर कहाँ आ जाते हैं, चित्तौड़ के आसपास आ जाते हैं। हरित ऋषि के पास आकर वो शरण लेते हैं और उनकी गायों चरानों का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो दोस्तों इसी समय पर हमारे पास वापस एक बार अरब आक्रमण होता है चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र पर और उस समय चित्तौड़ में जो दोस्तों शासन होता है वो रहता है मौर्य वंश का, यहाँ पर शासन रहता है। मान मौर्य उस समय के दोस्तों शासक होते हैं मौर्य वंश के। तो इनके द्वारा मान मौर्य के द्वारा अपने सामंतों को या फिर अपनी सेना को कहा जाता है कि जो ये अरब आक्रमण हुआ है, अरबों के द्वारा जो भीलों पर अत्याचार किए जाते हैं उनसे भीलों को मुक्त करवाया जाए। लेकिन दोस्तों ये विडंबना रही है कि कोई भी सामंत या फिर कोई भी सेनापति इसके लिए तैयार नहीं था। इसी समय दोस्तों जुनैद खां के नाम पर एक सेनापति थे जिनके नेतृत्व में अरबों के द्वारा दोस्तों आक्रमण किया गया था। और ये जो आक्रमण किया गया था इस आक्रमण का जो सामना करते हैं दोस्तों वो करते हैं बप्पा रावल। इस प्रकार से दोस्तों जैसे ही बप्पा रावल ने जुनैद खां का सामना किया था और इससे दोस्तों क्या फायदा हुआ, जितने भी भील है उन पर जो अत्याचार हो रहे थे उनसे मुक्ति करवा दिया। तो दोस्तों अब भीलों की थोड़ी सी संपत्ति किसके साथ आ जाती है, बप्पा रावल के साथ आ जाती है और बप्पा रावल के साथ वो भील वापस जुड़ जाते हैं और वापस संगठित होकर उनका सहयोग करते हैं। अब देखिए दोस्तों हरित ऋषि की गायें चराते थे, ये मैंने डिस्कस कर लिया। इनके हरित ऋषि के आशीर्वाद से दोस्तों 734 ईस्वी में जो चित्तौड़ के शासक होते हैं मौर्य वंश के मान मौर्य, इनको द्वारा ये पराजित करते हैं और उनका जो चित्तौड़ है वो चित्तौड़ छीन लिया जाता है। किसके द्वारा, बप्पा रावल के द्वारा। बप्पा रावल के द्वारा चित्तौड़ छीनने के बाद में दोस्तों इन्होंने अपनी राजधानी के रूप में उदयपुर और चित्तौड़ के आसपास की एक जगह है कैलाशपुरी के नाम से जानी जाती है और इसी के पास में दोस्तों एक जगह है नागदा। तो नागदा है वहां पर अपनी राजधानी के रूप में स्थापित करते हैं। तो दोस्तों हम बात करें कि गुहिल वंश के जो बप्पा रावल है उन्होंने सबसे पहले राजधानी कहां पर स्थापित की थी, तो नागदा में इन्होंने अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इसके बाद में देखिए दोस्तों राजधानी स्थापित करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर 2 मंदिरों का निर्माण करवाते हैं बप्पा रावल। कल्चर का भी काफी इंपॉर्टेंस रहता है दोस्तों। हम हिस्ट्री की बात करें या फिर राजा महाराजाओं के शासनकाल की बात करें तो उसमें दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा जितने भी कल्चर से संबंधित है वो बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो इनके द्वारा एकलिंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया गया था।
एकलिंगनाथ जी है वो वास्तविक रूप में कौन थे दोस्तों? भगवान शिव थे। और भगवान शिव को जितने भी मेवाड़ के शासक रहे थे उन्होंने भगवान शिव का दीवान समझते थे कि हम उनके प्रतिनिधि हैं। वास्तविक रूप से जो शासन करते थे वो शासन कौन कर रहे थे? भगवान शिव कर रहे हैं, एकलिंगनाथ जी कर रहे हैं। हम तो उनका दायित्व है, प्रतिनिधि हैं, वो उनका कार्यभार संभाल के रखे हैं, व्यवस्था बनाने का कार्य करते हैं। क्योंकि दोस्तों इस स्टेटमेंट में भी बहुत ताकत होती थी, क्योंकि प्रजा है वो संगठित होकर उनके आदेश को मानते थे। आदेश इसलिए मानते थे कि वो अपने जो शासक है उसको भगवान शिव या भगवान के दूत के रूप में मानते थे। इसके अलावा नागदा में दोस्तों इन्होंने सास बहू का मंदिर का निर्माण करवाया था। इतिहास में देखें तो सबसे पहले मेवाड़ में इन्होंने जो मुद्रा प्रणाली है उस मुद्रा प्रणाली की जो शुरुआत की थी वो किसके द्वारा की गई थी? बप्पा राउल के द्वारा। इनके द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे उन सिक्के की एक साइड पर दोस्तों सूर्य के चित्र अंकित किए जाते थे और ये सोने के सिक्के थे और जिनका जो वजन था दोस्तों 115 ग्रेन, ये वजन की एक इकाई है दोस्तों। 115 ग्रेन सिक्के थे सोने के, वो किसके द्वारा चलाए गए थे दोस्तों? यहाँ पर बप्पा राउल के द्वारा इनके सिक्के चलाए गए थे। इसके बाद में इनकी दोस्तों हिंदुआ सूरज इनकी सभी मेवाड़ के जो शासक थे उनकी उपाधियां थी। इनके अलावा हमारे पास जो बप्पा राउल है उनकी दो उपाधियां दोस्तों और थी, राजगुरु और चकवे नाम से इनको जाना जाता है। दोस्तों बप्पा राउल एक काफी प्रतापी शासक हुए थे। उनके समय पर जितने भी अरब आक्रमण होते थे या अरबों के द्वारा जो आक्रमण किए जाते थे उनका मुंह तोड़ जो जवाब देते थे वो मेवाड़ के बप्पा राउल दिया करते थे। इसी दौरान दोस्तों इन्होंने आक्रमण किया गया था अरबों का, तो उस अरब सेना का पीछा करते करते दोस्तों ये कहां पर जाते हैं? गजनी तक पहुंच जाते हैं और गजनी के तात्कालिक शासक होते हैं सलीम, उनको परास्त किया जाता है और उनको परास्त करके वहां का जो शासन काल है या फिर शासन का जो भार है वो अपने भांजे को दे दिया जाता है और वहां का प्रशासक नियुक्त करके पुणे मेवाड़ या फिर अपनी राजधानी के अंदर लौटते हैं। दोस्तों इसी कारण इनको रावलपिंडी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान का एक शहर है रावलपिंडी, उस शहर की जो स्थापना है वो इनके नाम से हुई थी, इसलिए रावलपिंडी के नाम से भी किसको जाना जाता है? बप्पा राउल को जाना जाता है। इसके अलावा इतिहासकार हुए थे सीवी वेद, इनके द्वारा जो बप्पा राउल है उनकी तुलना की गई थी दोस्तों चार्ल्स मार्टेल के साथ, इनकी तुलना की गई थी। तो दोस्तों चार्ल्स मार्टेल कौन थे? दोस्तों चार्ल्स मार्टेल एक फ्रांसीसी सेनापति थे जिनके द्वारा सामना किया गया था मुगलों का। मुगलों की सेना को प्रथम बार किसी विदेशियों के द्वारा पराजित किया गया था, तो वो थे फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल। तो इसलिए इतिहासकार हुए थे सीवी वेद जिन्होंने बप्पा राउल की तुलना की थी दोस्तों किससे? चार्ल्स मार्टेल से। अब देखिए दोस्तों दो सिंपल सी बातें हैं। इनका जो संप्रदाय है बप्पा राउल कौन से संप्रदाय से संबंध रखते हैं? शैव संप्रदाय या पाशुपत्य संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। अब इनकी समाधि की बात करें दोस्तों, जो वापस जहां पर इन्होंने राजधानी स्थापित की, जहां पर इन्होंने एकलिंगनाथ जी का मंदिर और सास बहू का मंदिर का निर्माण करवाया, इनके ही 1 किलोमीटर के आसपास इनकी समाधि बनी हुई है और वो स्थान कहां पर है दोस्तों? नागदा में है। तो इस प्रकार से जो दोस्तों हम बात करें मेवाड़ के भुइल वंश की, तो भुइल वंश का जो चित्तौड़ में शासन स्थापित होता है और नागदा को राजधानी बनाते हैं, वो प्रतापी शासक कौन थे दोस्तों? बप्पा राउल। इस प्रकार से दोस्तों बप्पा राउल से संबंधित जितने भी फैक्ट थे या एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद में अगले शासकों की ओर बढ़ते हैं। अगले शासक कौन होते हैं? अगले प्रतापी शासक होते हैं दोस्तों अल्लट, जिनका वास्तविक रूप से ऐतिहासिक स्रोतों में नाम मिलता है आलू रावल। अल्लट यहाँ के प्रतापी शासक होते हैं। इनके द्वारा नागदा के बाद प्रथम बार राजधानी को स्थानांतरित किया जाता है या फिर राजधानी को चेंज किया जाता है, वो है अहाड़। तो इनके द्वारा अहाड़ को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया जाता है दोस्तों, और यहाँ पर 2 प्रमुख मंदिरों का निर्माण करवाते हैं। एक तो है दोस्तों वरा मंदिर और दूसरा है जगत अंबिका माता का मंदिर। तो दोस्तों अगले शासक होते हैं अल्लट, जिनका वास्तविक नाम है आलू रावल, और इनके द्वारा अहाड़ को दूसरा प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया जाता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं इनकी राजधानी थी दोस्तों वो क्या थी? अहाड़ थी। अहाड़ में 2 मंदिरों का निर्माण करवाया था।
एक मंदिर है हमारे पास वरा मंदिर और दूसरा मंदिर है जगत अंबिका माता का मंदिर। इसके साथ दोस्तों इनके शासनकाल की दो और महत्वपूर्ण घटना होती है। हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में सबसे पहले कोई शासक जिसके द्वारा विदेशी कन्या के साथ या विदेशी राजकुमारी के साथ जो विवाह रचाते हैं वो कौन थे दोस्तों? अल्लट। मेवाड़ के गुरिल वंश के शासक थे आलू रावल या अल्लट। इनके द्वारा हूण राजकुमारी थी हरिया देवी। हरिया देवी के साथ दोस्तों इनके द्वारा क्या किया जाता है? विवाह की रचना की जाती है। अब देखिए दोस्तों, इस विवाह में इनका जो साथ देता है वो कौन देता है? दोस्तों इनके पिता थे भरतृहरि नाम के इनके शासक थे, जो इनके क्या थे दोस्तों? पिता थे। इनके पिता की जो विवाह था वो दोस्तों राष्ट्रकूट की राजकुमारी के साथ इनका विवाह हुआ था। तो राष्ट्रकूटों की मदद से इनके द्वारा हूणों को हराया जाता है और हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया जाता है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, जो हूण राजकुमारी हरिया देवी को साथ विवाह करते हैं या फिर हूण जो राजकुमार है या हूणों को पराजित करते हैं, वो अल्लट किन शासकों की मदद से इनको पराजित करते हैं? तो राष्ट्रकूट जो शासक है उनकी मदद से इनको पराजित करते हैं। उसके अलावा दोस्तों मेवाड़ राज्य में सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी जो नौकरशाही है, उसकी नौकरशाही की स्थापना करने वाला जो होता है वो कौन होता है? अल्लट या आलू रावल के द्वारा नौकरशाही की स्थापना की जाती है। ये थी छोटी सी 3-4 इंफॉर्मेशन दोस्तों अल्लट के बारे में या फिर हम बोले आलू रावल के बारे में। इसके बाद में दोस्तों कुछ छोटे छोटे शासक हुए थे, ज्यादा प्रतापी शासक नहीं होने की वजह से। यहाँ से दोस्तों जो बप्पा रावल से अल्लट तक जो 9वीं-10वीं शताब्दी के आसपास जो शासन कार्य थे, उनके बाद में धीरे धीरे इनकी जो सती है वो क्या होती है? शक्ति है वो क्षीण हो जाती है कमजोर शासकों की वजह से। जो आसपास के जो क्षेत्र है, आसपास के जो राजा है, उनके द्वारा यहाँ पर आक्रमण किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों इनका क्रम क्या रहता है? नरवान, शालीवान और शक्ति कुमार नामक के यहाँ पर कुछ शासक आते हैं। और शक्ति कुमार नामक जो शासक है मेवाड़ के जब शासक बनते हैं, उस समय दोस्तों परमार एक शासक होता है मुंज परमार। तो मुंज परमार के द्वारा अहाड़ पर आक्रमण किया जाता है और अहाड़ पर आक्रमण करके संपूर्ण रूप से अहाड़ को नष्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों ऐतिहासिक स्रोत की वापस बात करें कि इस प्रकार से परमार मुंज के द्वारा मेवाड़ के शासक जो शक्ति कुमार है उसके समय आक्रमण किया गया था और अहाड़ को नष्ट कर दिया गया था। ये ऐतिहासिक स्रोत कौन सा है जहां से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो दोस्तों हमारे पास ऐतिहासिक स्रोत है हस्तिकुंडी अभिलेख, जो पाली का एक अभिलेख है। यहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि दोस्तों शक्ति कुमार के शासनकाल के दौरान परमार मुंज के द्वारा आक्रमण किया गया था। इसी वंश के एक आगे और शासक होते हैं, वो भी ज्यादा प्रतापी शासक नहीं होते हैं दोस्तों। अंबा प्रसाद नामक एक शासक बनते हैं, भूइल शासक है, जिनके शासनकाल में चौहान शासक है वाकपतिराज। दोस्तों चौहान शासक है वाकपतिराज के द्वारा अंबा प्रसाद पर आक्रमण किया जाता है और इनको दोस्तों परास्त कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी क्रम में दोस्तों आगे हमारे पास यहाँ पर चलता रहता है विक्रम सिंह यहाँ पर शासक बनते हैं दोस्तों 12वीं शताब्दी के आसपास। इनके पुत्र होते हैं रण सिंह, जिनको दोस्तों कर्ण सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास के पन्नों में दोस्तों इनका एक और महत्व है। आहड़ के क्षेत्र के आसपास एक आहोर पर्वत है। इस आहोर पर्वत पर जो किले का निर्माण करवाते हैं दोस्तों, उस किले का निर्माता कौन है? रण सिंह या कर्ण सिंह के द्वारा आहोर पर्वत पर किले का निर्माण करवाया गया। अब दोस्तों इन्हीं के शासनकाल के दौरान यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग इनके उत्तराधिकारी हुए थे, राणा श्याम सिंह और राहा। तो दोस्तों इनके द्वारा मेवाड़ है वो दो शाखाओं के अंदर विभाजित हो जाता है। जब हम आगे मेवाड़ के इतिहास की चर्चा करेंगे तो दोस्तों एक नाम आता है राणा हमीर, जो अरी सिंह के पुत्र थे, जो सिसोदा गांव से संबंध रखते थे अरी सिंह, और वहीं से दोस्तों हम कहते हैं राणा शाखा की स्थापना हुई थी। तो वास्तविक रूप से दोस्तों राणा शाखा और जो रावल शाखा है उसकी स्थापना यहाँ से होती है राणा श्याम सिंह। तो राणा श्याम सिंह है वो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं, इनके द्वारा रावल शाखा की स्थापना की जाती है। और इनके छोटे भाई होते हैं राहाब, जिनके द्वारा सिसोदा ग्राम में, मेवाड़ में एक गांव है सिसोदा ग्राम में, राणा शाखा की स्थापना की जाती है। थोड़े से इतिहास की और बातें करते हैं दोस्तों। वैसे हम अलग अलग सेगमेंट्स में जैसे चौहानों की बात करेंगे या फिर हम बात करेंगे जालोर के इतिहास की, वहां पर हम वापस से यही चीजें डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। राणा श्याम सिंह का दोस्तों पुत्र हुआ था सामंत सिंह,
और सामंत सिंह का हमारे पास एक छोटा भाई था दोस्तों, जिनका नाम था कुमार पाल। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर दो शासक हुए थे, सामंत सिंह। तो सामंत सिंह जो है दोस्तों मेवाड़ का शासक था, जिसका विवाह होता है चौहान, अजमेर के जो चौहान है उनकी बहन है पृथ्वीराज, जो चौहान है उनकी बहन थी पृथ्वीबाई। तो पृथ्वीबाई के साथ विवाह होता है हमारा सामंत सिंह के साथ, जिसकी वजह से जो जालोर के एक शासक हुए थे कीतू या कीर्तिपाल चौहान, तो इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है। तो कीतू चौहान आक्रमण कर देते हैं मेवाड़ के सामंत सिंह पर और सामंत सिंह को पराजित कर देते हैं। दोस्तों यहाँ से सामंत सिंह चले जाते हैं और इनके जो छोटे भाई है कुमारपाल, इनके द्वारा वापस आक्रमण किया जाता है किस पर, कीतू जो चौहान है या कीर्तिपाल चौहान है उस पर आक्रमण किया जाता है और वापस मेवाड़ राज्य पर पुणे जो हमारा गोइल वंश है उसकी स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार से छोटी सी यहाँ पर स्टोरी है। इनके बाद में दोस्तों यहाँ पर इनके पदम सिंह नाम के पुत्र हुए थे, उनका शासन था। उसके बाद में जैत्र सिंह, तेज सिंह, इस प्रकार से आगे के शासक आते हैं। तो ये छोटी सी स्टोरी यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों। राणा साका की वास्तव में जो स्थापना की थी राहब के द्वारा सिसोदा गांव में राणा साका की स्थापना की गई थी। अब देखिए दोस्तों इसी सीरीज में हमारे पास अगले शासक आते हैं पदम सिंह के बाद में यहाँ के जो उत्तराधिकारी बनते हैं 1213 से 1250 तक इनके द्वारा मेवाड़ पर शासन किया जाता है, जिनका नाम है दोस्तों जैत्र सिंह। इनके समय पर दोस्तों दिल्ली सल्तनत के एक प्रतापी शासक हुए थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में गुलाम वंश के शासक हुए थे सुल्तान इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के द्वारा दोस्तों 1227 में आक्रमण किया जाता है कहां पर, मेवाड़ पर, जिसे इतिहास के पन्नों में दोस्तों भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी के नाम से इसको जाना जाता है। इस युद्ध में दोस्तों क्या होता है, भूताला के युद्ध में जो जैत्र सिंह है उनकी सेना के द्वारा सुल्तान इल्तुतमिश को पूरी तरह से परास्त कर दिया जाता है। यहाँ से दोस्तों भूताला से लौटते वक्त ये क्या करते हैं, जो इनकी राजधानी है, जैत्र सिंह की राजधानी थी, उस राजधानी को तबाह कर देते हैं या फिर उजाड़ देते हैं या फिर बर्बाद कर देते हैं, बुरी तरह से इसको क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो जैत्र सिंह है दोस्तों, यहाँ पर इनके द्वारा वापस नागदा से आहट और आहट से अब हमारे पास राजधानी है चित्तौड़ से कहां पर स्थापित की जाती है, नागदा को उजाड़ने के बाद यहाँ पर चित्तौड़ को राजधानी के रूप में जैत्र सिंह के द्वारा स्थापित किया जाता है। अब इस पूरे शासनकाल की वजह से दोस्तों इतिहासकार है वो जैत्र सिंह का जो शासनकाल है वो मेवाड़ के शासनकाल का, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बारे में दोस्तों हमारे पास इतिहास की कुछ दो स्रोत है, दो प्रमुख स्रोत है। एक तो उदयपुर का संस्कृत में रचित चिरवा शिलालेख है, जिसके अनुसार दोस्तों जैत्र सिंह को क्या बोला जाता है, एक शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है। वही दोस्तों हम भूताला के युद्ध और इल्तुतमिश के द्वारा आक्रमण किया गया था, यहाँ से राजधानी को स्थानांतरित करके चित्तौड़ को राजधानी बना दिया, ये सारी संपूर्ण जानकारी है वो कहां से मिलती है दोस्तों, एक इतिहासकार हुए थे जयसिंह सूरी, इनके द्वारा दोस्तों एक पुस्तक की रचना की गई है हमीर मदमर्तन। तो दोस्तों इस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है कि जो भूताला का युद्ध है वो किसके साथ हुआ था, इल्तुतमिश के साथ हुआ था, और इस युद्ध के बाद में नागदा को उजाड़ने के कारण जो राजधानी है जैत्र सिंह ने वो किसको बनाया, चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से प्राप्त होती है। इसके साथ दोस्तों 1248 ईस्वी के अंदर एक और युद्ध होता है हमारा, वापस सल्तनत कालीन शासक है सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद, इनके साथ एक युद्ध होता है। इस युद्ध में दोस्तों नसरुद्दीन है उसको परास्त किया जाता है 1248 में, किसके द्वारा, जैत्र सिंह के द्वारा। इनके बाद में दोस्तों तेज सिंह नामक यहाँ के शासक बनते हैं। तेज सिंह यहाँ के शासन रहते हैं 1250 से लेके 1273 ईस्वी तक यहाँ के शासक रहते हैं। दोस्तों इनके शासनकाल में हम दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं। तेज सिंह के शासनकाल में जो मेवाड़ के इतिहास का जो महत्व है, उस महत्व से दो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हमें याद रखने चाहिए। इनकी दोस्तों एक रानी थी जिनका नाम था जैतल देवी। रानी जैतल देवी के द्वारा चित्तौड़ में एक प्रमुख मंदिर है श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। तो दोस्तों तेज सिंह की जो रानी है जैतल देवी, उनके द्वारा चित्तौड़ का श्याम पार्श्वनाथ मंदिर है उसका निर्माण या फिर उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किसके द्वारा करवाया गया था, रानी जैतल देवी के नेतृत्व से करवाया गया था। इसके शासनकाल में दोस्तों 1260 ईस्वी में जो कमल चंद्र एक चित्रकार हुए थे, उनके द्वारा ताड़ पत्थर पर मेवाड़ का जो प्रथम
चित्रकला से संबंधित जो प्रथम ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? कमल चंद्र के द्वारा 1260 में तेज सिंह के शासन काल में की गई थी। दोस्तों यहाँ से काफी घुमा फिरा के सवाल पूछे जा सकते हैं। इन्हीं चीजों से 4-5 सवाल यहाँ पर बन सकते हैं कि श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो किसके शासन काल में करवाया गया था? तेज सिंह के द्वारा। तेज सिंह के शासन काल में किसके द्वारा करवाया गया था? रानी जेतल देवी के द्वारा। कहां पर करवाया गया था? चित्तौड़ में करवाया गया था। तो दोस्तों इस फैक्ट से काफी घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इन्हीं सवालों की हम प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों कि आज के सेशन से लेके शनिवार तक आपने क्या कुछ सीखा है। इसको हम दोस्तों कब चर्चा करेंगे? हम संडे को एक टेस्ट लेके आएंगे इसी पोर्शन से जो हमने पढ़ लिया है। तो आप उसमें देखेंगे कि आपको कितना याद रहता है या फिर कितना आपको समझ में आता है। इसके बाद में दोस्तों तेज सिंह के शासनकाल के बाद में हमारे पास अगले शासक होते हैं दोस्तों समर सिंह। तो समर सिंह के शासनकाल रहता है दोस्तों 1273 ईस्वी से लेके 1302 ईस्वी तक। दोस्तों इनके शासनकाल के समय गुजरात पर तुर्कों का शासन होता है। तो गुजरात में जो तुर्कों को परास्त करने का कार्य है वो किसने किया था? समर सिंह ने। और इनके शासनकाल में दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा था जेतर सिंह के बाद में तेज सिंह, इनके शासनकाल में दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत है वहां के शासक है गुलाम वंश, उनके द्वारा यहाँ पर लगातार आक्रमण किए जा रहे थे। तो इनके दोस्तों जीवन पर्यंत इनका संघर्ष रहा था। वो कहां से रहा था? दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के साथ दोस्तों इनका संघर्ष जारी रहा था। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें यहाँ पर दोस्तों बीच में अलाउद्दीन खिलजी भी शासक बन जाते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों इनके 2 पुत्र थे दोस्तों। ज्येष्ठ पुत्र था रतन सिंह और जो इनके छोटे भाई थे कुंभकर्ण। दोस्तों ज्येष्ठ पुत्र रतन सिंह शासक बनते हैं हमारे मेवाड़ के और उसके बाद में इनके छोटे भाई है जो कुंभकर्ण के नाम से जाने जाते हैं। उनके द्वारा दोस्तों जो मेवाड़ से निकलकर नेपाल में राणा शाखा की स्थापना कर दी जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे के जो इतिहास की बातें हैं हम कल चर्चा करेंगे दोस्तों। इसी सीरीज को हम जारी रखेंगे दोस्तों। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। इसकी अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है एमिनेंट क्लासेस, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इससे संबंधित जो भी आपकी क्वेरीज है, सवाल है, वो आप पूछ सकते हो। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर दोस्तों यहाँ पर दिए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका सारा लिंक प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लगातार इस सेशन को कवर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।